हमने आपको बताया अभी से थोड़ी देर पहले वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी गठित हो गई है। क्या वन इलेक्शन की वजह से चुनाव जल्दी ही होने वाले हैं? प्रधानमंत्री के पास क्या क्या विकल्प हैं? सारे चुनाव एक साथ होंगे या फिर दो फेज में होंगे? कब शुरू होंगे, कब खत्म हो जाएंगे? इन तमाम सवालों के जवाब यहां हैं। भारत जैसे देश में हर साल कम से कम 2-3 राज्यों में चुनावी मेला, यानी अरबों खरबों का खर्च। ये खर्च और ये कीमती वक्त बचाया जा सकता है अगर सारे देश में चुनाव एक साथ एक ही सिस्टम के तहत हो जाएं। स्वीडन से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक और जर्मनी से लेकर इंडोनेशिया तक दुनिया में कई जगहों पर एक देश एक चुनाव का ये मॉडल पहले ही अपनाया जा चुका है और कई देशों में इस पर तैयारियां चल रही हैं, जिसमें केंद्र से लेकर राज्यों तक और कुछ देशों में तो स्थानीय चुनाव भी इन्हीं के साथ एक वक्त पर होते हैं। किन किन देशों में चुनाव का ये मॉडल कामयाब है और इन देशों में क्या प्रक्रिया है, ये सब हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि भारत में ऐसे चुनावों के रास्ते में क्या चुनौतियां हैं और इनका हल क्या है। दो बातें सबसे महत्वपूर्ण हैं। ध्यान रखिए कि लोकसभा का कार्यकाल जून 2024 तक है, तो पहला कदम तो यह है कि जिन राज्यों की विधानसभा का कार्यकाल जून 2024 से आगे जा रहा है उन्हें कम किया जाए, और दूसरा कदम यह कि जिन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल जून 2024 से पहले खत्म हो रहा है उन्हें बढ़ाया जाए। पहला कदम ऐसे मुमकिन होगा कि राज्यों की विधानसभाओं में ही वक्त से पहले भंग करने का प्रस्ताव पास हो। यह राजनीतिक मामला है जो हल हो सकता है, लेकिन दूसरा कदम संवैधानिक है जिसके रास्ते में कुछ अड़चने हैं। इलेक्शन कमीशन ने यह सुझाया था कि सभी विधानसभाओं को लोकसभा के साथ सिंक्रोनाइजेशन में लाने के लिए जिनकी अवधि 2.5 साल से ज्यादा पूरी हो चुकी है उनको अर्ली डिसॉल्व किया जा सकता है टू बिगिन विद, या जिनकी अवधि 2.5 साल से कम है उन्हें जारी रखा जा सकता है और बाद में एक्सटेंड करके उनको सिंक्रोनाइजेशन में लाया जा सकता है। इस तरह के कई सुझाव उसमें हैं। इसके बाद फ्यूचरिस्टिक इश्यूज भी हैं कि मान लीजिए कोई बीच में डिसॉल्व हो जाती है, उस समय क्या करेंगे। जब लोकसभा या राज्यों की असेंबली का कार्यकाल खत्म हो जाए, उसके बावजूद चुनाव ना हो, तो किसी भी देश या राज्य के मामले में फैसले करने के लिए एक केयरटेकर या अंतरिम सरकार की जरूरत पड़ती है। ब्रिटेन, बुल्गारिया, इजराइल, इटली, बांग्लादेश और यहां तक कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के संविधान में भी केयरटेकर सरकार का प्रावधान है। लिहाजा ऐसे हालात बनने पर इन देशों में कई बार केयरटेकर सरकारें बनी हैं, लेकिन भारत के संविधान में केयरटेकर सरकार का कोई प्रावधान नहीं है। भारत में केयरटेकर सीएम यहां तक कि पीएम भी रहे हैं, लेकिन वो तब जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल बाकी हो। लेकिन एक देश एक चुनाव के मामले में बात की जा रही है विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाने की, जिसकी हमारे संविधान में कोई व्यवस्था ही नहीं है। में प्राइमरली जो है 172 आर्टिकल 172 जो एक असेंबली के कार्यकाल के बारे में जिसमें प्रावधान है और उसी को अमेंड करना पड़ेगा। अगर अमेंड करना है तो उसी को अमेंड करना पड़ेगा। कार्यकाल उसमें एक्सप्लेनेशन आ सकता है या दूसरा कोई सेक्शन और क्लॉज उसमें जुड़ सकता है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 172 साफ कहता है कि कोई विधानसभा अगर वक्त से पहले भंग नहीं की जाती तो 5 साल का कार्यकाल पूरा करेगी, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं। इसका मतलब साफ है कि विधानसभा का कार्यकाल खत्म होने से पहले अगली विधानसभा के लिए चुनाव हो जाने चाहिए। ये नहीं हो सकता है, ये भारत के संविधान के खिलाफ होगा, क्योंकि फेडरलिज्म भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। और दूसरी बात यह है कि बीजेपी के पास राज्यसभा मेजॉरिटी नहीं है। तीसरी बात उसमें यह निकलेगी कि बहुत से अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं जो इस बात को कबूल नहीं करेंगे, क्योंकि कर्नाटक में
हालिया इलेक्शन हुआ, क्यों दूसरे स्टेट्स करेंगे? तो वन नेशन वन इलेक्शन मेरे लगता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, फेडरलिज्म के खिलाफ होगा, वो बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। यानी ये तो साफ है कि विधानसभाओं के चुनाव हर 5 सालों में होने ही हैं और कार्यकाल बढ़ाने की कोई सूरत सामान्य स्थिति में तो दिखाई नहीं देती। लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्था में इतना बड़ा बदलाव कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है, लिहाजा इसमें आने वाली चुनौतियों का हल भी असामान्य हालात के तहत ही ढूंढना पड़ेगा। वो हल भी अनुच्छेद 172 में ही है। अनुच्छेद 172(1) के मुताबिक अगर संविधान का अनुच्छेद 356 यानी आपातकाल लागू हो तो संसद के पास राज्य की विधानसभा का कार्यकाल एक बार में 1 साल तक बढ़ाने का अधिकार है और ये बढ़ा हुआ कार्यकाल आपातकाल खत्म होने के अधिकतम 6 महीने तक जारी रह सकता है। अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन, यही वो जरिया होगा जिससे राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है ताकि उनके चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करवाए जा सकें। हालांकि अनुच्छेद 356 की भी अपनी सीमाएं हैं और कुछ चुनिंदा मामलों में ही इसे लागू किया जा सकता है। 2015 में सरकार ने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन फिर से करना संभव है, तो इलेक्शन कमीशन ने भारत सरकार को बताया कि बिल्कुल संभव है और हम करा सकते हैं अगर संविधान में संशोधन हो जाए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में संशोधन हो जाए और हमें ईवीएम वीवीपैट जो पर्याप्त नहीं है उनकी मैन्युफैक्चर और खरीदने के लिए पैसा हो जाए और पर्याप्त संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स मिल जाए, तो ये पॉसिबल होगा। अनुच्छेद 356 सिर्फ इसी स्थिति में लागू हो सकता है जब उस राज्य का राज्यपाल अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजे कि राज्य में संविधान के मुताबिक सरकार चलाने की स्थिति नहीं है। ऐसी सूरत में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है और विधानसभा के अधिकार गवर्नर के जरिए राष्ट्रपति के हाथों में आ जाते हैं। हालांकि अनुच्छेद 356 लागू करने के फैसले अक्सर सियासी होते हैं और विवाद की जड़ बनते हैं, लेकिन चुनाव टालने के लिए और लोकसभा चुनाव से वक्त मिलाने के लिए किसी राज्य में 356 लागू करने का प्रावधान संविधान में ही नहीं है। लिहाजा सबसे पहले तो अनुच्छेद 356 में ही संशोधन करना होगा। चूंकि ये संविधान संशोधन विधेयक होगा तो सिर्फ संसद नहीं बल्कि राज्यों से भी इसकी सहमति लेनी होगी। आपको क्या लगता है कितना पॉसिबल है ये लागू करना, क्योंकि उसमें एक प्रोविजन आपने ये भी किया है कि 50% स्टेट्स का अप्रूवल होना जरूरी होगा इसमें। नहीं, देखिए, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होगा उसको पास करने के लिए 50% ऑफ स्टेट्स जो हैं उसको जब तक अप्रूव नहीं करेंगी तब तक वो नहीं हो पाएगा। इसलिए 50% अप्रूवल के बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आएगा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसके लिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी असेंबली की टर्म या तो कर्टेल करना चाहें या एक्सटेंड करना चाहें किसी दूसरे इलेक्शन के साथ मिलाने के लिए, तो उसके लिए सबसे पहले जो ज़रूरत रहेगी वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की होगी और उसके लिए 50% जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की प्रोसीजर है उसके हिसाब से पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब हमारे साथ हैं। सर, एक देश एक इलेक्शन को लेकर सर कमेटी बनाई गई है। रामनाथ कोविंद जी जो पूर्व राष्ट्रपति थे, क्या कहेंगे सर इस विचार के ऊपर, क्योंकि विपक्ष इसको लेकर कह रहा है पॉसिबल ही नहीं है ग्राउंड लेवल पे। ग्राउंड लेवल पे सभी पॉसिबल है। कुछ साल पहले ऐसा एक ही दिन एक ही वक्त पार्लियामेंट का चुनाव होता था, असेंबली का चुनाव होता था। हमारे महाराष्ट्र में 99 में वैसा हुआ था और पूरा अपने अगर देश का सोचा तो वो बहुत अच्छा डिसीजन होगा। हमारा पार्टी का उसके सपोर्ट है। तो आप देखें, ये थे अजीत पवार जिनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार का जो भी फैसला है उनका सपोर्ट पूरी तरीके से है और ये पॉसिबल है। जो कमेटी बनाई गई है उसकी रिपोर्ट पर निर्धारित होगा, लेकिन ये वन नेशन वन इलेक्शन इस देश में स्वाभाविक हो सकता है। अगर ये सारी शर्तें और संवैधानिक अड़चनें पार कर ली जाती हैं तो भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जहां सारे चुनाव एक साथ होते हैं और शासन व्यवस्था भी संसदीय है, यानी सरकार की शक्तियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के हाथ में होती हैं। बाकी 3 ऐसे देश हैं
दक्षिण अफ्रीका, स्वीडन और बेल्जियम। कई बार होता क्या है कि जब स्टेट में चुनाव होते हैं तो वो लोकल मुद्दों के ऊपर लड़े जाते हैं, जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो वो राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। तो बहुत सारी जो रीजनल पार्टीज हैं, हो सकता है वो इसके फेवर में ना हो, लेकिन अगर हम लार्जर नेशनल इंटरेस्ट की बात करते हैं और कम खर्चे की बात करते हैं, तो उसके लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ज़रूरी है कि एक चुनाव होना आवश्यक है। लेकिन जब आप चुनौतियों की बात करते हैं तो बहुत सारी रीजनल पार्टीज भी इसके लिए शायद तैयार नहीं होंगी, क्योंकि लोकल चुनाव जब भी होते हैं वो जनरली लोकल मुद्दों के ऊपर होते हैं, ना कि राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर। इन 3 देशों के अलावा भी कई देश ऐसे हैं जहां एक देश एक चुनाव जैसी ही व्यवस्था है, लेकिन इन देशों में सरकार का ढांचा और चुनावी व्यवस्था में थोड़ा फर्क है। इसीलिए सबसे पहले आपको बताते हैं इन्हीं 3 देशों के बारे में जहां की सियासी और चुनावी व्यवस्था भारत के काफी नजदीक है। सबसे शानदार उदाहरण है स्वीडन का। स्वीडन में डेमोक्रेसी के 4 अलग अलग पायदान हैं। रिक्सडैग यानी स्वीडिश संसद, काउंटी काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल असेंबली। इनमें से संसद, काउंटी काउंसिल और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव हर 4 साल में पूरे देश में एक ही दिन होते हैं, जबकि म्यूनिसिपल असेंबली के चुनाव हर 5 साल में एक साथ होते हैं। स्वीडन में इन चुनावों के दिन भी तय हैं। म्यूनिसिपल असेंबली के चुनाव हर 5 साल में सितंबर के दूसरे रविवार को ही होते हैं। यूरोपियन देश बेल्जियम में एक चुनाव के जरिए 4 अलग अलग संस्थाओं के लिए वोटिंग होती है। ये हैं फेडरल पार्लियामेंट यानी संसद, प्रांतीय असेंबली यानी विधानसभाएं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी ब्रुसेल्स, फेडरल यानी केंद्र के दायरे में आने वाले इलाके और म्यूनिसिपल काउंसिल। इन सबके लिए हर 5 साल में एक ही चुनाव के जरिए वोट डाले जाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बेल्जियम चुनावों की तारीख यूरोपियन यूनियन चुनाव के साथ होती है, लिहाजा इसके लिए वोटिंग भी एक साथ ही होती है। दक्षिण अफ्रीकी संसद की 400 सीटों, 30 से 90 सीटों वाली 9 प्रांतीय विधानसभाओं और देश भर की म्यूनिसिपल काउंसिल, इन सबके लिए हर 5 साल में एक साथ वोटिंग होती है। तीनों चुनाव के लिए मतदाता को 3 अलग अलग बैलेट पेपर दिए जाते हैं। आबादी के हिसाब से दक्षिण अफ्रीका भारत की तुलना में बेहद कम है, लेकिन अगर बाकी 2 देशों यानी स्वीडन और बेल्जियम को भी ध्यान में रखें तो दक्षिण अफ्रीका का मॉडल भारत के सबसे करीब होगा। एशियाई देश इंडोनेशिया में सरकार का प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। इंडोनेशिया भी 2024 में सारे चुनाव एक साथ करवाने जा रहा है। इसके तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्यों की विधानसभाओं और म्यूनिसिपल काउंसिल के चुनाव एक साथ होंगे। चुनाव की तारीख 14 फरवरी 2024 रखी गई है। इंडोनेशिया में भी 2018 से ही एक देश एक चुनाव की तैयारियां चल रही थीं। लंबी तैयारियों और कानूनी पेचीदगियों से पार पाने के बाद अब इसे आजमाने की बारी आई है। जर्मनी में सरकार और संसद का सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स है। सरकार की स्थिरता के लिए यहां कड़े नियम बनाए गए हैं। चांसलर को बाहर करने के लिए कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का प्रावधान है। इसके लिए विपक्ष को नए चांसलर के नाम पर भी पहले से ही सहमति बनानी पड़ती है, तभी जाकर मौजूदा चांसलर को बाहर किया जा सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट में जर्मनी का उदाहरण कई बार दिया गया है। जाहिर है मोदी सरकार भी कुछ इस तरह की व्यवस्था करने की पहल कर सकती है। देखिए, हमने अपने ड्राफ्ट रिपोर्ट में इस चीज़ को काफ़ी डिटेल स्टडी करके और ऐसा इनकॉर्पोरेट किया था कि दूसरी कंट्रीज़ में ऐसा प्रोविज़न है कि जब भी कोई विपक्ष जो है नो कॉन्स्टिट्यूशन वोट लेके आता है तो नो कॉन्स्टिट्यूशन जो मूव है उनका, उसमें उनसे साइमल्टेनियसली पूछा जाता है कि आपके पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट क्या है, और अगर उनके पास ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं है तो वो नो कॉन्फिडेंस जो मोशन है उसको मूव नहीं किया जा सकता और उसको रिजेक्ट वहीं हो जाता है। तो वो चीज़ अगर हमारे यहाँ भी आ जाती है तो सिर्फ कहने के लिए या करने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करना बंद हो जाएगा और उससे सरकार जो है ज़्यादा स्मूथली काम कर सकेगी। अभी जो पिछली बार भी हुआ, आपने देखा होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने के बाद विपक्ष जो है सरकार का जवाब सुनने के लिए भी वहाँ हाजिर नहीं थी
और उन्होंने वॉकआउट कर दिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।